नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वैक्सीन पर विवादों के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर विवाद ठीक नहीं है। देश के लोगों को नियामक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि डाटा के व्यापक अध्ययन के बाद ही वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इसलिए देश के लोगों को नियामक संस्थाओं, वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स पर भरोसा करना चाहिए। तो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर विवाद नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन पर विवाद हो रहा है, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है और इन विवादों के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर विवाद ठीक नहीं है। देश के लोगों को नियामक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि डाटा के व्यापक अध्ययन के बाद ही वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इसलिए देश के लोगों को नियामक संस्थाओं और वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स पर भरोसा करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविड वैक्सीन के संबंध में जानकारी दी। राजेश भूषण ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश में कोरोना के सक्रिय मामले 6 महीने के बाद 2 लाख से भी कम हो गए हैं। आपको ये जानकारी हम दे दें कि कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में राजेश भूषण ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए सेशन बांटने की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक होगी। लाभार्थी को वैक्सीनेशन हुआ है, ये डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे अगला डोज कब लेना है इसकी जानकारी भी उसे डिजिटल ही मिलेगी। साथ ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिस दिन हुआ है उसके 10 दिन के भीतर टीकाकरण शुरू होने की पूरी तैयारी है। तो राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोविड वैक्सीन के संबंध में जानकारी दी है। राजेश भूषण ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश में कोरोना के सक्रिय मामले 6 महीने के बाद 2,50,000 से कम हो गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में राजेश भूषण ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए सेशन बांटने की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिकली होगी। लाभार्थी को वैक्सीनेशन हुआ है, ये भी डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे अगला डोज लेने कब आना है इसकी जानकारी भी उसे डिजिटल ही मिलेगी। साथ ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिस दिन हुआ है उसके 10 दिन के भीतर टीकाकरण शुरू होने की पूरी तैयारी है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस पर भी ध्यान हुआ। तो ये हमें ये बताता है कि हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वो बल्क डेटाबेस है एंड हैज बीन पॉपुलेटेड ऑन टू द कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बल्क मैनर. So our doctors, our nurses, our medical workers need not self-register themselves on the CoWIN platform. Their data has already been pre-populated. Similarly, our frontline workers, which means people in the armed forces, in state police, in central police, in municipal workers, they also need not self-register themselves because their bulk data is also getting pre-populated. When we would come to the population priority groups, there the provision of registration or editing of data would come. Then the system electronically allows session allocation. This is, as a district magistrate, I can then allocate कि मेरे जिले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के नए प्रकार के चलते ब्रिटेन के लिए हवाई यात्रा सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि बुधवार से ब्रिटेन के लिए सीमित संख्या में उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही यात्रियों के लिए नए और सख्त नियम भी बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि हमने तथ्यों के अध्ययन के आधार पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हवाई यात्रा को शुरू करने पर फैसला किया है। हमने निर्णय किया है कि RT-PCR जांच जो यात्रा से 72 घंटे पहले की जाती थी वह पर्याप्त नहीं है। तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस के नए प्रकार के चलते ब्रिटेन के लिए हवाई यात्रा सेवा पर लगाए गए प्रतिबंध को अब हटाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि बुधवार से ब्रिटेन के लिए सीमित संख्या में उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों के लिए नए और सख्त नियम भी बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि हमने तथ्यों के अध्ययन के आधार पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हवाई यात्रा को शुरू करने का फैसला किया है। हमने निर्णय किया है कि RT-PCR जांच जो यात्रा से 72 घंटे पहले की जाती थी अब वह पर्याप्त नहीं है। देखिए, ये जो निर्णय लिया गया था ये हमारे साइंटिफिक लोगों ने लिया था, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं, जिसमें ICMR और हमारे साइंटिस्ट सारे इसमें एसोसिएट होते हैं। तो उन्होंने हमने ये कहा था कि ये जो 72 घंटे सफ़र से पहले, यात्रा से पहले जो टेस्ट किया जाता है वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आप 72 घंटे के बीच में भी वायरस को के साथ आपका कांटेक्ट हो सकता है। तो हमने कहा था वो जो यात्रा से पहले जो टेस्ट है वो उसके अलावा ऑन अराइवल भी एक टेस्ट किया जाए, और अगर नेगेटिव भी आए तो आप 7 दिन मैंडेटरी क्वारंटीन घर में करिए। तो ये सारे निर्णय लिए गए थे, और मैं समझता हूँ कि हमने ये फैसला किया था कि जो हमारी 60 फ्लाइट थी हफ्ते में वो नहीं चले, अभी 50% ही 30 फ्लाइट हों, पर आगे बढ़ते अगर हमें लगे कोई और हमको कदम उठाने पड़ेंगे तो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के घर आयकर विभाग की टीम पहुंची, जहां उनसे मंगलवार को भी लंबी पूछताछ की गई। हालांकि वाड्रा से सोमवार को भी 9 घंटे की लंबी पूछताछ की गई थी। मंगलवार की पूछताछ के बाद वाड्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये मेरे साथ होता रहता है, इसकी टाइमिंग है। जब भी कोई मुद्दा होता है तो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जाती है। अगर सरकार अपने मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है तो वो मुझे या किसी और मुद्दे का इस्तेमाल करेगी। आपको बता दें कि लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। 2 दिन लगातार उनसे पूछताछ हुई है, और इसी कड़ी में आज उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अक्सर किसी मुद्दे से सरकार को जब ध्यान हटाना होता है तो मुझसे इसी तरह से पूछताछ की जाती है। Timing is there. It's consistent. It keeps happening with me. Whenever there's an issue around, Robert Vadra props up. So I mean, if it's not this, it'll be something else. If it's not that, it'll be something else. Whenever there's an election, whenever there's something, my name's propped up. It's used. So you mean the farmer agitation which is going on to divert that issue? Whatever. If my family works hard for the people of this country and they want to digress from whatever the issues of the government, the prevailing governments are, they will use me, or they'll use any other issue to digress from, for the people to see something other than what the real issues are, what they should be focused on. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी हाईकमान से बिहार प्रभार जैसे बड़े कार्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध को मान लिया गया है और भक्त चरणदास को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। खुद सोनिया गांधी ने भक्त चरणदास की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भक्त चरणदास मणिपुर और मिजोरम के प्रभारी हैं। शक्ति सिंह गोहिल को बिहार प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वो अभी दिल्ली के प्रभारी बने रहेंगे। दरअसल मंगलवार को ही गुजरात से राज्यसभा सांसद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था कि निजी कारणों से मैंने अपनी पार्टी के आलाकमान से अनुरोध किया है कि अगले कुछ महीनों के लिए मुझे हल्के काम आवंटित किए जाएं और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी हाईकमान से बिहार प्रभार से जैसे बड़े कार्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है और उनके अनुरोध को मान लिया गया है और भक्त चरणदास को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है।
खुद सोनिया गांधी ने ये नियुक्ति की है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भक्त चरण दास मणिपुर और मिजोरम के प्रभारी हैं। शक्ति सिंह गोहिल को बिहार प्रभारी पद से मुक्त कर दिया है, लेकिन वो अभी दिल्ली के प्रभारी बने रहेंगे। राजस्थान में सूरतगढ़ के पास MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार शाम को हुआ और इसकी वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हादसे से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था और वो सुरक्षित है। भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। यह हादसा राजस्थान में सूरतगढ़ के पास हुआ, जहां MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार शाम को हुआ और इसकी वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हादसे से पहले ये बात अच्छी है कि पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था और वो सुरक्षित है। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राज्य में सियासत अभी से तेज हो चुकी है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट रखने में असफल साबित हो रही है। एक एक करके कई नेता ममता बनर्जी की पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ताजा मामले में बंगाल के मंत्री, पूर्व क्रिकेटर और पार्टी नेता लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि शुक्ला ने टीएमसी के विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है और जैसा कि जानकारी मिल रही है, ममता बनर्जी ने इस पर सफाई पेश की है कि वो अब सियासत से दूर होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं, वो टीएमसी के लिए काफी दुख भरे साबित हो सकते हैं। राज्य में सियासत अभी से अपने चरम पर है। एक एक करके कई नेता ममता बनर्जी की पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ताजा मामले में बंगाल के मंत्री, पूर्व क्रिकेटर और पार्टी नेता लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया। हालांकि शुक्ला ने टीएमसी के विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है और वो अभी भी टीएमसी के विधायक हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर रूपाली बसु ने आज दोपहर 12 बजे के आसपास मीडिया में इसकी जानकारी दी। वुडलैंड्स अस्पताल की एमडी और सीईओ डॉक्टर रूपाली की माने तो 48 वर्षीय सौरव गांगुली 2-3 हफ्तों में उपचार के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाएंगे। शायद उस वक्त उनकी एक और एंजियोप्लास्टी होगी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और बुधवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि घर में भी गांगुली मेडिकल देखरेख में होंगे, जहां रोजाना उनकी जांच की जानी है। अच्छे हैं। आज पीटीसीए का चौथा दिन है और हम लोग आज डिस्चार्ज कर सकते थे। आज हम लोग वेट किए थे कि डॉक्टर शेट्टी आ रहे थे बेंगलोर से उड़ के, सो वो आए हैं। हमारा 15 डॉक्टर टीम, 5 एक्सपर्ट टीम, 10 लोकल डॉक्टर मेडिकल बोर्ड टीम सब मिलके बात किया। हम लोग वो बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल खाना खा रहा है, आउट ऑफ बेड हो रहा है, मिजाज भी ठीक है। सो उनका हार्ट ठीक पंप कर रहा है, उनका ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ब्लड पैरामीटर सब नॉर्मल है। तो हम लोग कल उनको डिस्चार्ज करेंगे, घर छोड़ेंगे और उसके बाद उनके पास मॉनिटरिंग रहेगा। हमारा डॉक्टर्स जाएंगे, उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहेंगे सो दैट कुछ भी अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग। केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले में एनआईए ने 20 आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं के तहत केरल की विशेष कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र पेश कर दिया है। जांच के दौरान अहम खुलासे हुए हैं कि आरोपी अब तक स्मगलिंग के जरिए 167 किलो सोना स्मगल कर चुके थे और इन लोगों ने बहरीन, सऊदी अरब और मलेशिया जैसे देशों से और अधिक सोने की तस्करी की योजना बनाई थी। मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 8 लोग अभी भी फरार हैं, जिनके खिलाफ जांच जारी है। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए की ओर से 10 जुलाई 2020 को
सरीत पीएस, स्वप्ना प्रभा सुरेश, फैंसल फरीद, संदीप नायर और अन्य के खिलाफ धारा 16, 17 और 18 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोप था कि इन लोगों ने यूएई काउंसलेट के आने वाले सामान के जरिए सोना स्मगल किया। इस बार केरल एयरपोर्ट से 30 किलो सोना पकड़ा भी गया था। इस खुलासे के बाद यूएई प्रशासन ने इस मामले में जांच के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया था। जांच के दौरान इस मामले में शामिल आरोपियों में स्वप्ना प्रभा सुरेश और संदीप नायर को 11 जुलाई 2020 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। तो केरल गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए ने 20 आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं के तहत केरल की विशेष कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र पेश कर दिया है। जांच के दौरान अहम खुलासे हुए हैं कि आरोपी अब तक स्मगलिंग के जरिए 167 किलो सोना स्मगल कर चुके थे और इन लोगों ने बहरीन, सऊदी अरब और मलेशिया जैसे देशों से और अधिक सोने की तस्करी की योजना बनाई थी। मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 8 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग ने 17 दिसंबर से फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन शुरू किया। इन प्रदर्शनियों को योजनाओं की जानकारियों के साथ साथ 2 साल की उपलब्धियों पर भी केंद्रित किया गया। प्रदर्शनी में आए लोगों को जानकारी के साथ साथ प्रचार सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। प्रदर्शनी की थीम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ रुबात है। स्वाभिमान के छत्तीसगढ़ के अभिमान की रखी गई है। राजधानी रायपुर में प्रदर्शनी का आयोजन ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब स्थित स्वामी विवेकानंद उद्यान परिसर में किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से सांसदों, विधायकों, महापौर समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी जनसामान्य के साथ संवाद किया। छत्तीसगढ़ में विगत 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों, नवाचारों और शासन की लोक हितैषी नीतियों की जानकारी लेकर लोगों द्वारा इसे सराहा गया है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग ने 17 दिसंबर से फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन शुरू किया था और ये प्रदर्शनियों के आयोजन की जानकारियों के साथ साथ 2 साल की उपलब्धियों पर इसे केंद्रित किया गया। और मणिपुर सरकार का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहां सरकार ने रेप और मर्डर केस में आरोप मुक्त हुए एक शख्स को सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। जानकारी के मुताबिक शख्स को साल 2013 में रिसर्च स्टूडेंट के रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने उसका घर भी जला दिया था। न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण शख्स को 8 साल जेल में गुजारने पड़े थे। हालांकि सोमवार को कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा, उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुझे मालूम चला कि निर्दोष होने के बाद भी उसे 8 साल सलाखों के पीछे काटने पड़े। न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण उसकी जिंदगी के कीमती 8 साल बर्बाद हो गए। इतने वक्त में वो कुछ अच्छा कर सकता था और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता था। मुझे ये भी पता चला कि उस घटना के बाद भीड़ ने उस शख्स का घर तक जला दिया था। ऐसे में अब मणिपुर की सरकार उसकी मदद के लिए आगे आई है और उसे सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में धर्मस्व विभाग के मंत्री वेलमपल्ली श्रीनिवास राव ने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राम तीर्थम घटना की सीआईडी से जांच करने के आदेश दिए हैं। मंत्री ने सोमवार को राम तीर्थम मंदिर में हाल ही में घटित घटना को लेकर पुलिस और धर्मस्व विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वेलमपल्ली ने मीडिया से कहा कि राम तीर्थम घटना के मामले में कुछ लोगों की पहचान की गई है। 1-2 दिन में इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बैठक में कानून व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक रविशंकर अय्यर, धर्मस्व सचिव गिरिजा शंकर, विशेष आयुक्त अर्जुन राव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को मंदिर के आसपास सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाने थे, मगर 28 दिसंबर को रात को अज्ञात लोगों ने राम तीर्थम मंदिर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कोदंडा राम की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया।
पुलिस ने आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सोमू वीर्राजू और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। सोमू वीर्राजू के साथ बीजेपी और अन्य दलों के नेता राम तीर्थम मंदिर की ओर जाते समय बीच रास्ते में हिरासत में लेकर नेल्लीमरला थाने ले गई। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस अवसर पर वीर्राजू ने राम तीर्थम मंदिर में कोदंड राम मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना की निंदा की। आपको बता दें कि पुलिस ने राम तीर्थम में सीआरपीसी की धारा 30 लागू होने के कारण रैली की अनुमति नहीं दी। अनेक नेता और कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया था। बीजेपी और अन्य जो नेता हैं उन्हें मंगलवार को जो है हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सोमू वीर्राजू और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। सोमू वीर्राजू के साथ बीजेपी और अन्य दलों के नेता राम तीर्थम मंदिर की ओर जाते समय बीच रास्ते में हिरासत में लेकर उन्हें नेल्लीमरला थाने ले गई। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस अवसर पर वीर्राजू ने राम तीर्थम मंदिर में कोदंड राम मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना की निंदा की। आपको बता दें कि पुलिस ने राम तीर्थम में सीआरपीसी की धारा 30 लागू होने के कारण रैली की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी रैली निकाली जा रही थी, जिसके चलते बीजेपी और अन्य दलों ने मंगलवार को राम तीर्थम मंदिर चलो का आह्वान किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हैदराबाद में प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और नलगोंडा सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गरीब परिवारों को भूमि देने के वृहद लक्ष्य के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत PV नरसिम्हा राव ने भू सुधारों को लागू किया। P नरसिम्हा राव शत जयंती उत्सव के अंतर्गत इंदिरा भवन में PV के भू सुधारों पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि जनता के दिलों में PV का स्थान स्थायी है। PV शत जयंती उत्सवों के नाम पर कई लोगों ने विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने का ऐलान तो किया, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि PCC के तत्वावधान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने PV नरसिम्हा राव द्वारा लागू किए गए भू सुधारों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे हजारों गरीब परिवारों के जीवन में प्रकाश आया। उन्होंने दावे के साथ कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से सामाजिक न्याय के लिए कटिबद्धता से काम कर रही है, मात्र कांग्रेस द्वारा ही सामाजिक न्याय संभव है। तो हैदराबाद में प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नलगोंडा सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गरीब परिवारों को भूमि देने के वृहद लक्ष्य के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत PV नरसिम्हा राव ने भू सुधारों को लागू किया। PV नरसिम्हा राव शत जयंती उत्सव के अंतर्गत इंदिरा भवन में PV के भू सुधारों पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के दिलों में पीवी का स्थान स्थायी है। साथ ही भू सुधारों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हजारों गरीब परिवारों के जीवन में प्रकाश आया है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से सामाजिक न्याय के लिए कटिबद्धता से काम कर रही है, मात्र कांग्रेस द्वारा ही सामाजिक न्याय संभव है। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और एंट ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीनों से लापता हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर आने के बाद से वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। इस बीच चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने जैक मा की मौजूदगी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। पीपुल्स डेली ने कहा है कि जैक मा को एक अज्ञात स्थान पर निगरानी में रखा गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जैक मा को सरकार ने सलाह दी है कि वह देश को नहीं छोड़े। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जैक मा की इस दुर्दशा के पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका गहराया विवाद है। लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि उनकी मौजूदगी को लेकर चीन के सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने एक बड़ा संकेत दिया है और ये कहा जा रहा है कि जैक मा को एक अज्ञात स्थान पर निगरानी में रखा गया है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जैक मा की इस दुर्दशा के पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका गहराया विवाद है। भारत में ब्रिटेन से लौटे यात्रियों में कोरोना के नए स्ट्रेन से अब तक 58 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में मंगलवार को ब्रिटेन म्यूटेंट स्ट्रेन के 20 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही नए स्ट्रेन से संक्रमितों की कुल संख्या 58 हो गई है। एक तरफ जहां देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बता दें कि ये सभी 20 नए मामले पुणे की लैब में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्रिटेन के नए प्रकार के जीनोम के साथ अब तक देश में कुल 58 नमूनों में इसकी पुष्टि हुई है। सरकार के अनुसार संक्रमित लोगों के साथ यात्रा करने वालों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ अन्य संपर्कों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके। आपको जानकारी दे दें कि ये नया म्यूटेंट तेजी से फैलता है, इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, इस वजह से ये चिंता का विषय है। और भारत में ब्रिटेन से लौटे यात्रियों में कोरोना के स्ट्रेन से अब तक 58 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में मंगलवार को ब्रिटेन म्यूटेंट स्ट्रेन के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही नए स्ट्रेन से संक्रमितों की कुल संख्या 58 हो गई है। एक तरफ जहां देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। बता दें कि ये सभी 20 नए मामले पुणे की लैब में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्रिटेन के नए प्रकार के जीनोम के साथ अब तक देश में कुल 58 नमूनों में इसकी पुष्टि हुई है। सरकार के अनुसार संक्रमित लोगों के साथ यात्रा करने वालों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ अन्य संपर्कों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के फैसले के बाद हर जगह भारत के शीर्ष नेतृत्व की सराहना की जा रही है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने ट्विटर के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बिल गेट्स ने लिखा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही है, उस समय साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। बिल गेट्स ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। बिल गेट्स अपने देश में कोरोना की बिगड़ती हालात को देखकर काफी चिंतित हैं। वो पहले भी कई कोरोना महामारी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना की स्थिति में सुधार तो होगा ही, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा था कि नए स्ट्रेन पर काबू पाने के लिए तेजी से काम करना होगा। और इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर के जरिए देश के पीएम की तारीफ की। बिल गेट्स ने लिखा कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही है, उस समय साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। बिल गेट्स ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। आपको बता दें कि बिल गेट्स अपने देश में कोरोना की बिगड़ती हालत को देखकर काफी चिंतित हैं।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मेगा कंबल और साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने 15,000 गरीब असहायों को कंबल और 100 से अधिक मेधावी छात्रों को साइकिल का वितरण किया। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने गाजियाबाद में 25 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि गाजियाबाद के मुरादनगर की घटना दुखद है, सरकार पीड़ितों के साथ है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी का इच्छा रहती है कि हर महामारी से कैसे राज्य और देश को बचाया जाए। कोरोना जैसी महामारी चुनौती को अवसर में बदलने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। अब आगे भी वैक्सीन के माध्यम से संपूर्ण राज्य बीमारी से मुक्त हो, कोई बीमार न हो, इसके लिए वैक्सीन आया है। और सपा बसपा कांग्रेस की बात करने की क्या फ़ायदा है? ये 70 साल से राज्य को लूट रहे हैं, सब जब से पार्टी बनाए हैं तब से लूट रहे हैं। जिस तरह से गाजियाबाद में जो है 25 लोगों की मौत हो गई, देखिए ये दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जो लोगों की मृत्यु है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आदरणीय योगी जी चिंतित हैं, आदरणीय मोदी जी चिंतित हैं और जो सुविधाएं होगी वह सरकार कर रही है, लेकिन जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं। आदरणीय योगी सरकार में कोई बचता नहीं दोषी, इसलिए आपसे मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर गुरुग्राम के लघु सचिवालय में बैठे किसानों के धरने पर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अब अपनी जिद छोड़कर किसानों पर थोपे गए तीनों कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। पिछले 41 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है, लेकिन बॉर्डर पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि लगातार इसको लिंगर ऑन करके आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश बीजेपी की तरफ से रची जा रही है। लेकिन जब भी कभी बातचीत हुई और उस बातचीत में सरकार की तरफ से जब लिंगर ऑन करने की कोशिश करी गई, तो फिर लोगों में, खास करके खेती वर्क करने वाले में इस बात को लेकर के और ज़्यादा गुस्सा पैदा हुआ और बॉर्डर पे लोगों की संख्या बढ़ी। 8 तारीख से पहले भी आप देखना, ये संख्या हर बॉर्डर के ऊपर कई हजार लोग और आएंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी ने कहा नहीं था जाकर के कि कोई इस तरह के कानून हमारे लिए आप लेकर के आओ। अब भी सरकार को अपना किया हुआ गलत फैसला उसको वापस लेना चाहिए। सरकार ही गलत फैसले करती है और सरकार को जब लोग इस बात का एहसास कराते हैं कि आपके फैसले गलत हैं, तो मैंने बहुत सारे फैसले ऐसे भी देखे। हरियाणा के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए ये सबसे अहम और बड़ी योजना है। उन्होंने कहा, प्रतिवर्ष 11वीं कक्षा से शुरू होने वाले सभी पाठ्यक्रमों में लगभग 60 लाख छात्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस, मासिक रखरखाव भत्ता, शोध के लिए टाइपराइटिंग भत्ता शामिल है। इसी प्रकार इस योजना के तहत सबसे गरीब परिवारों के छात्रों के नामांकन करने का अभियान चलाया जाएगा और इन परिवारों के 10वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। और उसी के तहत एक जो एससी के बच्चों के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए एक योजना जो कि पुरानी चल रही है, लेकिन उसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए
60,000 करोड़ रुपए का बजट उसमें प्रावधान किया गया है और इस स्कीम के तहत लगभग 60 लाख छात्रवृत्ति प्रति वर्ष 11वीं कक्षा से जो भी कोर्सेज शुरू होंगे उन लोगों को मिलेंगी और ये उन लोगों को मिलेंगी जो समाज में बहुत पुरस्ट हैं और जो बच्चे 10वीं के बाद ड्रॉप आउट कर रहे हैं या जिनके माँ बाप निरक्षर हैं, मान लो फादर है या मदर दोनों हैं या एक है अनपढ़ है, उन लोगों को इसमें ज़्यादा अहमियत दी जाएगी या जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उनको दी जाएगी। और इसके तहत जो हमारे प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं उनको पढ़ करके उन बच्चों का जो परिवार। यूपी के मथुरा के महावन तहसील में मंगलवार यानी आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नवनीत कुमार चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस संपूर्ण समाधान दिवस में सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी, तहसीलदार महावन सुभाष चंद्र यादव, सीओ महावन आरती सिंह मौजूद रहे। इस दौरान शिकायतकर्ता की भी काफी भीड़ देखने को मिली, जहां पर सभी ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। आज तहसील महावन में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जो हमारे शिकायतकर्ता हैं वो आज यहाँ पर आए। कुल 56 शिकायतें हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुई, जिनमें से सबसे अधिक 33 शिकायतें राजस्व विभाग की थी, 6 शिकायतें पुलिस विभाग की और 3 शिकायतें विकास विभाग से संबंधित हैं। अन्य शिकायतें अन्य संबंधित विभागों से थी। आज मौके पर ही कुल 3 शिकायतों का निस्तारण किया गया है और शेष जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण 1 सप्ताह के अंतर्गत किया जाएगा। शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक हो, ऐसे निर्देश सभी हमारे जो अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें दिए गए हैं, ताकि जनता में यहाँ पर आने के बाद उनके निस्तारण होने के संबंध में संतोष व्यक्त किया जा सके। कुछ विशेष न्याय आदेश यहाँ पर जो अधिकारियों को दिए गए हों अभी तक? जैसे कि मैंने बताया, संपूर्ण समाधान दिवस, तहसील दिवस इसलिए आयोजित किया जाता है कि एक ही जगह पर सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहें और जहाँ तक संभव हो आपसी सामंजस्य से, अंतर विभागीय सामंजस्य से शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति। आज उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना वैक्सीन मिल गई है, जो कि सिर्फ देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की वजह से ही संभव हो पाया है। इसी कड़ी में मुरादाबाद जनपद में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ। जनपद में 6 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। मुरादाबाद जनपद में कोविड-19 वायरस में काफी सारे लोग पीड़ित हुए, जिसमें अब तक जनपद में कई लोगों की मौत तक हो गई। लेकिन अब कोविड वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया जा चुका है। टीकाकरण को लेकर क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राई रन कोविड-19 के लिए हो रहा है और इसका लगातार WHO, प्रशासन, PM साहब और सारे लोग समीक्षा कर रहे हैं। और आपने देखोगे हमारे यहाँ 6 सेशन साइट है, जैसे ईशन विवेकानंद है, EMU है, फकीरपुरा है, दिलारी है, बिलारी है, उसके साथ ठाकुर 6 जगह हो रहा है और प्रत्येक में लगभग 25 लाभार्थी आज ड्राई रन की तैयारी। और जैसे आप देख रहे हैं पुलिस की व्यवस्था है और जैसे ही वेरीफाई ID देखने के बाद पुलिस ने एंट्री कर दिया, फिर वेटिंग रूम में जाएगा, फिर वेरीफाई करने के बाद पोर्टल पे, उसके बाद वैक्सीनेटर के पास आएगा, वैक्सीन लगने के बाद में आधा घंटा वेट करेगा और जब वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम है उसके बाद में उसको भेज दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है और जैसे सरकार करेगी कि वैक्सीन आ जाएगी वैसे हम तुरंत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पूर्व UDH मंत्री और पूर्व सांसद श्रीचंद कृपलानी ने कांग्रेस सरकार पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और अब किसानों की हितैषी बनती है। उन्होंने कहा कि किसान पिछले 60 वर्षों से दुखी था। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए। आने वाले समय में किसानों को काफी लाभ होगा, लेकिन
अब जब केंद्र सरकार ने किसानों के हित की बात की तो किसानों को भड़काने में पूरा विपक्ष लगा हुआ है और इसमें विपक्ष एक्सपोज भी हुआ है। देखिए, इस पूरे किसान आंदोलन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे इस देश का ऐसा ग्रुप जिन्होंने इस देश को तोड़ने का हमेशा प्रयास किया, ऐसा ग्रुप हो, ये सब लोग इस किसान आंदोलन में एक्सपोज हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी ये गिरी कि 3 तारीख को हम किसान आंदोलन के समर्थन में काम करेंगे। आपको ध्यान होगा कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 बिल लाके जो काम किसानों के पक्ष में किया है, यही काम कांग्रेस ने पहले अपने घोषणा पत्र में दिया है। और आज मोदी जी की सरकार आने के बाद चाहे 1.5 गुना किसानों का फसल का भाव बढ़ा हो, MSP में उन्होंने हमेशा बढ़ाया हो, और ये बार बार कहते हैं मंडियाँ बंद हो जाएगी। ना तो मंडी बंद हो रही है, ना मंडी में कई किसानों की फसल का भाव कम हो रहा है। सिर्फ लोगों को बहका कर, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में नहीं, पूरे देश में पंजाब का कुछ हिस्सा और हरियाणा का कुछ हिस्सा, ये लोग उस आंदोलन में है। अगर किसानों को लगता कि हमारी MSP गड़बड़ हो रही है या मंडियाँ बंद हो रही है या भविष्य में हमको फायदा नहीं हो रहा है, तो पूरे देश। राजस्थान के दौसा जिले में भले ही सरकार और प्रशासन अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने का ढिंढोरा पीट रही हो, लेकिन दौसा जिले में सांवा नदी के क्षेत्र में पुलिस, वन विभाग और खनिज विभाग की मिलीभगत के चलते अवैध खनन माफिया दिन रात बजरी खनन में लगे हुए हैं। पुलिस अधिकारी वन और खनिज विभाग की मिलीभगत से सब कुछ जानकर भी अनजान बैठे हैं। जिले की दौसा, बांदीकुई, बसवा और कोलवा पुलिस पर अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई न करने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साहब, ये क्या है कि आदमी बजरी निकालता है जी, बहुत साल से निकालता है, 5-7 वर्ष से। अवैध वन विभाग में से वन विभाग फॉरेस्ट वाला से सेटिंग करा के निकालता है। अब ये क्या है, वन विभाग वाला किसी के चांदेराम में कोई विवादित जमीन ले ली वन विभाग में, तो वहाँ 2 पार्टी पड़ ये इनके साथ ये दयाचंद है जी फोन करता है DFO कन, फॉरेस्टर कन, तो फॉरेस्टर वाले इससे कह देते हैं भाई दयाचंद फोन करता है। उस बारे में मतलब ये है जब मेरे ऊपर चल रहा है। और आज वैसे चांदेरा से आए हम, तो एक कमेटी के ले रहे थे, गुरुजी थे मोतीलाल जी। और अवैध खनन के चलते अब तक वन विभाग ने क्या क्या कार्रवाई की है? देखो, वन विभाग के द्वारा अवैध खनन के खिलाफ हमारी खुद के स्तर से ही हम स्टाफ गश्त करके, रेगुलर गश्त करके वन क्षेत्रों में, और अवैध खनन के जो भी ट्रैक्टर वगैरह है, व्हीकल्स को पकड़ करके बंद करते हैं, और उस पर जो भी जुर्माना है उच्च अधिकारियों द्वारा बताया जाता है, उस हिसाब से जुर्माना कर करके। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माघ मेले को लेकर श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रारंभ हो गई है। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में शीतलहर और सर्दी के कहर से माघ मेले में आए श्रद्धालुओं को खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बता दें कि प्रदेश में 14 जनवरी से माघ मेले का प्रारंभ होना है, जिसे लेकर मेला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। काफ़ी हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही है
और मतलब जैसे शामली बागपत वगैरह में यहाँ बारिश हुई, ओले पड़े हैं, उसकी हवाएं आ रही है, तो यहाँ लोग वहाँ ठंड में परेशान हैं। मतलब लकड़ी गिर रही कहीं सरकार की तरफ से, गत्ते जला रहे हैं लोग, पन्नी जला रहे हैं, कपड़े जला रहे हैं, उससे अपनी ठंडी को दूर कर रहे हैं। ठंड ज़्यादा है यहाँ, ठंड काफ़ी। हिमाचल के लाहौल में आसमान के साफ होने के बाद अब पहाड़ से ग्लेशियर गिरने का खतरा बनने लगा है। पहले बर्फबारी के चलते लाहौल घाटी में मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। अब पहाड़ों से गिरने वाले ग्लेशियर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। बीती शाम के समय भी लाहौल घाटी के पट्टन वैली के राशिल और जोबरंग गांव से ग्लेशियर पहाड़ों से नीचे उतरे। हालांकि ग्लेशियर गिरने से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों के बगीचों और खेतों में ग्लेशियर की बर्फ आकर गिरी है, जिससे कुछ जगहों पर पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के संगरूर के नजदीकी गांव सारो में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 3 सदस्यों के संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुए। दरअसल 2.5 साल की बच्ची विरासत और 4 साल की अंशनूर का शव उनके ही घर में बिस्तर पर मिला है, जबकि बच्चियों की मां बलजीत कौर का शव पंखे से लटकता हुआ पाया गया। जानकारी के मुताबिक महिला ने बच्चों के साथ मिलकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा में चरखी दादरी भिवानी मुख्य मार्ग पर गांव कितलाना टोल प्लाजा पर किसान लगातार 12 दिन से टोल फ्री किए हुए हैं और टोल पर ही धरना दे रहे हैं। किसान नेता राजू मान ने बताया कि सोमवार से लगातार बारिश हो रही है और किसान लगातार धरने पर डटे हुए हैं और सरकार से उम्मीद थी कि बातचीत होगी और कुछ हल निकलेगा, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और साथ ही सरकार एमएसपी को लेकर गारंटी दे। देखिए, आज बेहद खराब मौसम है, उसके बावजूद भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ है। कल दोपहर से बारिश हो रही है और आज भी ज़बरदस्त बारिश हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बावजूद भी किसान है वो धरने पर डटे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरने का 12वां दिन है। कल हमें उम्मीद थी कि सरकार जरूर जागेगी और किसानों की बातों को मानेगी, पर सरकार के कानों पर जो नहीं रेंग रही है। आज लाखों किसान दिल्ली में भी धरने पर बैठे हैं, यहाँ विभिन्न जो टोल हैं उस पर भी धरने पर बैठे हैं। कितने तंग हो रहे हैं, कितने विपरीत हालात हैं, कड़कड़ाती ठंड है, बड़ी मजबूरियां हैं, पर उसके बावजूद भी क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती, हम ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा है उसने फैसला लिया है कि ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। आगे जो मकर संक्रांति है 13 तारीख को, उस दिन जो तीनों कृषि कानून हैं उसकी यहाँ पर धरना स्थल पर प्रतियां जलाई जाएंगी। 18 तारीख को महिलाओं द्वारा प्रदर्शन होगा और 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है उस दिन जिला मुख्यालयों पर धरने होंगे और राज्यपाल का उसी दिन चंडीगढ़ में किसानों द्वारा घेराव किया जाएगा। ये हमारे आगामी कार्यक्रम। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने जांजगीर जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक भीमा तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्यों का फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने तालाब में बोटिंग का आनंद लिया और सौंदर्यीकरण के कार्यों का अवलोकन किया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 जनवरी को प्रदेश के नवगठित गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रवास के दौरान मरवाही के ग्रामीण दानीकुंडी में आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे, जहां जिले के विकास के लिए लगभग 13 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए शमशान घाट मामले में बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। शमशान घाट में छत गिरने से 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 36 घंटे के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी से 3 घंटे पहले ही एसएसपी ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि आरोपी ठेकेदार से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
दोपहर को पुलिस को एक दुखद सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम उखलाड़सी थाना मुरादनगर में एक स्ट्रक्चरल डिजाइन के गिर जाने से काफी लोगों के दबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल पुलिस द्वारा राहत कार्य वहां पर शुरू किया गया। एनडीआरएफ की मदद ली गई। स्थानीय प्रशासन एवं लोगों की मदद से कई घायलों को अस्पताल भेजा गया था। वहीं यह भी अवगत कराते हैं कि उसी देर शाम जो है पुलिस द्वारा एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के क्रम में अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित रखते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी, उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे सघन पूछताछ अभी जारी है और इसको भी जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। कठोरतम दंडात्मक। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू हो गया। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियों के साथ कोरोना वॉरियर्स को टीके लगाए। कोविड नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में वैक्सीनेशन के लिए कुल 6 कैंप लगाए गए हैं, जिसमें 3 शहरी क्षेत्र और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए हैं। आ रही है, उसका ड्राई रन चल रहा है जनपद मथुरा में। तो जनपद मथुरा में जो ट्रायल चल रहा है, ट्राई रन है 6 जगह हमारे जनपद मथुरा में ड्राई रन चल रहा है, जिसमें 3 शहरी क्षेत्र में, 3 ग्रामीण क्षेत्र में है। तो जनपद मथुरा में जिला अस्पताल में हमारा ड्राई रन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन आ रहे हैं वेटिंग एरिया में है। उसके बाद वो वैक्सीन के लिए जाते हैं। वैक्सीनेशन होने के बाद वो आधा घंटे हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या क्या हिदायतें दी जा रही हैं? वो वैक्सीन बताया जाता है कि आपको आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रहना है, किसी प्रकार की कोई समस्या है। दूसरा, उनको अगली वैक्सीन के बारे में बताना है कि कब लगनी है और उनके मोबाइल पे आएगा, तो उस हिसाब से उनको गाइडलाइन। जैसे कि ट्रायल बेस चल रहा है, तो असली वैक्सीन कब आ मिल सकती है? जनवरी के द्वितीय सप्ताह में वैक्सीन आएगी। बहुत जल्दी पब्लिक को वैक्सीन मिलने। हरियाणा के फरीदाबाद सेक्टर 12 जिला कार्यालय मुख्यालय पर जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फरीदाबाद शहर की जनता से अपील की है कि पंचायत की जमीन पर अवैध अतिक्रमण ना करें। अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत की जमीन से आवाज हटाने की मोहलत दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि लोग एसडीएम कोर्ट में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं और ऐसे काफी मामलों को एसडीएम कोर्ट में भी निपटाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। पहले तो इस देश के अंदर सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसा सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से एक स्वास्थ्य संबंधी स्कीम जारी की गई थी, आयुष्मान भारत। उसके बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को गोल्डन कार्ड के लिए एनरोलमेंट अपना करवा लेना चाहिए और एनरोलमेंट किस तरह से करवा सकते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। एक ये महत्वपूर्ण विषय है। और अगर किसी को जो पहले ही और एनरोल्ड हैं और अगर उनको किसी भी तरह से हॉस्पिटल से प्रॉब्लम आती है तो एक कमेटी जिले के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर आकर वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हमने 3 बैठकें उसकी की हैं और हर महीने उसकी बैठक करते हैं। अगर कोई गलत तरह से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या लोगों को फ़ायदा नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसके अंदर ज़मीनों के अंदर जो अतिक्रमण होता है और विशेष तौर पर जो पंचायत की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर अतिक्रमण होता है उनको अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान हम चला रहे हैं। पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट के तहत ये शक्तियाँ जो एसडीएम्स होते हैं एसी फर्स्ट ग्रेड के तौर पर उनके अंदर निर्धारित होती हैं और वो उनके खिलाफ फैसला दे सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उन सब लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज होंगी और उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ जमकर हाथापाई भी की। हाथापाई की घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि 8 से 10 बदमाश टोल प्लाजा कर्मचारियों पर लाठियों से वार कर रहे हैं। डीएसपी निहित उपाध्याय के अनुसार टोल नहीं देने को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया और विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस ने मामले में बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
तरह का विवाद था और उसमें किस तरह की कार्रवाई की गई? कल शाम को ये मामला सामने आया थाना बारंगा में बारोली टोल पे कुछ लोगों का टोल देने की बात पर से विवाद हुआ, जो शुरुआती दौर में हल्का विवाद था पर बढ़ते बढ़ते ये विवाद गुत्थम गुत्था में तब्दील हो गया, जिसमें जो गाड़ी वाले हैं उन्होंने टोल ना देने की बात पर से टोल पे लड़ाई झगड़ा मारपीट करी, जिसके एवज में थाना बारंगा पे 323, 209, 506 और 5 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। ये सामेर के बताए जा रहे हैं और टोल फतेहाबाद के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी रहा। फतेहाबाद के गांव सरवरपुर और आसपास के कई इलाकों में ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आई हैं। अलसुबह हुई ओलावृष्टि के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश रबी की फसल के लिए अच्छी बताई गई है। फतेहाबाद कृषि विभाग के एसडीओ भीम सिंह ने कहा कि रबी के सीजन में हो रही बारिश फसलों के लिए अच्छी है। अन्य गेहूं और अन्य फसलों को भी इस बारिश से फायदा होगा। अभी जो 2-3 दिन से बूंदाबांदी चल रही थी, रात से थोड़ी सी बारिश भी है और लगभग 2-3 mm की रिपोर्ट है। कई जगह इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। इससे जो अभी रबी की जो फसलें हैं, विशेषकर गेहूं में तो बहुत ही ज़्यादा फायदा है। एक प्रकार से सोना बरस रहा है, इस टाइम पानी की आवश्यकता थी गेहूं को। और साथ ही साथ इसमें सरसों और चना, जो कि हमारे यहाँ मेन मुख्यतः गेहूं ही है, कुछ 17,000-19,000 हेक्टेयर में सरसों है, कुछ चना भी है, उसमें भी इससे काफ़ी लाभ होगा किसानों को। एक पानी की सीधी बचत है, तो डीजल या उसको बिजली का जो ट्यूबवेल है उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कहीं से भी 1-2 गांवों से कुछ रिपोर्ट है कि छोटी मोटी ओलावृष्टि हुई है, उसकी भी जांच चल रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।